everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. आज हमारा ज्योग्राफी का 9th लेक्चर है। हमने 8 लेक्चर्स पहले कवर कर चुके हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी एंड कन्वेक्शनल करंट थियरी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है जियोमैग्नेटिज्म एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी, हम अभी एक जियोमॉर्फोलॉजी के रिवोल्यूशनरी दौर से गुजर रहे हैं। 1920 से लेके 1970 तक का जो एरा था, ये जो 50 इयर्स का पीरियड था, दैट इज कंसीडर्ड एज अ रिवोल्यूशनरी फेज इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि इस पीरियड में सो मेनी थियरीज डेवलप हुए, बहुत सारे आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स दिए गए और लास्टली ये सारी कहानी जाके खत्म होती है विद द इवोल्यूशन ऑफ और विद द एडवेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थियरी इन द 1960s। मतलब कि 1920 से पहले जो हमारा थिंकिंग था लैंडफॉर्म इवोल्यूशन को लेके कि ये अर्थ पे माउंटेन्स कैसे बने, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, ये सारे फीचर्स कैसे डेवलप हुए, वो 2 भागों में बटे हुए थे। हमारे जियोलॉजिस्ट 2 भागों में बटे हुए थे। एक जो ग्रुप था वो ये मानता था कि इस अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लैंड है, वो मोबाइल स्टेज में है, यानी वो ड्रिफ्ट कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे थिंकर्स के ग्रुप को हम बोलते थे ड्रिफ्टिस्ट या मोबिलिस्ट, जो ये मानते हैं कि ये पूरा कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं। जो दूसरा ग्रुप था वो इसको पूरी तरह से डिनाई करता था, रिजेक्ट करता था और वो बोलता था कि जो भी सरफेस है अर्थ का वो बिल्कुल कांस्टेंट है, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि ये कभी घूम नहीं सकता है, कोई ऐसी फोर्स नहीं होगी जो इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह घुमाएगी। तो ये लोग मानते थे कि जो हमारा सरफेस है, कॉन्टिनेंट है, वो अपनी जगह पे फिक्स है। तो इसलिए इस ग्रुप को हम लोग फिक्सिस्ट बोलते हैं। तो फिक्सिस्ट और मोबिलिस्ट 2 ग्रुप के बीच में पूरा झगड़ा चलता रहा 1920 से लेके 1970 तक। और लास्टली बहुत सारे थियरीज डेवलप हुए, बहुत सारे आर्गुमेंट्स डेवलप हुए, बहुत सारे एविडेंस दिए गए और आखिर में जो मोबिलिस्ट ग्रुप थी, जो ड्रिफ्टिस्ट ग्रुप थी, वो प्रिवेल करती है और उसकी जीत होती है। और लास्टली जो वर्ल्ड जो है, कम्युनिटी जो है, ये बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि यस, देयर इज अ मूवमेंट इन द आउटर सरफेस, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब वो मूवमेंट जैसा भी हो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने और तरह के मूवमेंट की बात करी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने एक अलग तरह का पिक्चर को देखा। तो ये पिक्चर्स भले ही एक थियरी से दूसरे थियरी में चेंज होते हैं, बट ये जो ड्रिफ्ट की थियरी है कि अर्थ का जो सरफेस है वो एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट हो रहा है, ये लास्टली प्रिवेल किया प्लेट टेक्टोनिक थियरी में। ये लास्टली फाइनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया कि हाँ, ऐसा ही हमारा पूरा लैंडफॉर्म्स बना हुआ है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं आगे की थियरीज, वो सारी थियरीज हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि कैसे जो है ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को किस तरह से ये सपोर्ट करती है। आगे आने वाली थियरी, चाहे जियोमैग्नेटिज्म की थियरी हो, चाहे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थियरी हो, चाहे पोलर वांडरिंग थियरी हो, ये सारे थियरीज धीरे 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 ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। और लास्टली 1960 में हम ये रियलाइज करेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी अल्फ्रेड वेगनर दे के गए, उनका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट वाज एब्सोल्युटली राइट, rather than the forces that he gave to explain that drift might be wrong। और यही लास्टली हम प्लेट टेक्टोनिक थियरी में देखेंगे। इसी ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस के बेडरॉक पे एक सुपर थियरी बनेगी जो लास्ट में हम उसको प्लेट टेक्टोनिक थियरी बोलेंगे। तो अब हमें आज देखना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी और कन्वेक्शनल थियरी, ये दोनों तो हमने देख लिया, इसके आगे कैसे कैसे डेवलप होता है और ये डेवलपमेंट होते होते कहां रुकता है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पास। और उसके बाद से सारे थियरीज को मिला के, सारे थॉट्स को मिला के एक हम सुपर थियरी, एक इनकम्पासिंग थियरी डेवलप करेंगे जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थियरी बोलेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर में मेनली जो डिस्कस करना है वो 2 मेजर थियरीज को डिस्कस करना है। एक है आपका जियोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी हमारे थियरीज हैं, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और दूसरा हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड। अब ये जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? आपको पता है कि मैग्नेट, आपने बचपन में मैग्नेट देखा होगा,
उसको जब भी आप किसी धागे से ऐसे टांगेंगे, सस्पेंडेड रखेंगे, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो जाता है। तो ये जो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट ऑफ दिस मैग्नेट, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही चला जाता है, क्यों नहीं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाता है या कोई और डायरेक्शन ये पकड़ता है? उसका कारण है कि हमारे अर्थ भी एक मैग्नेट है, एक जियोमैग्नेटिज्म। हमारे अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो अट्रैक्ट करके इस मैग्नेट को एक प्रॉपर अलाइनमेंट दे देती है। तो आवर अर्थ इज हैविंग अ मैग्नेट लाइक द मैग्नेट वी सस्पेंड विथ ए स्ट्रिंग। तो उसी तरह से एक हमारे अर्थ के कोर में एक इमेजिनरी मैग्नेटिक बार है और इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस निकलते हैं, और यही मैग्नेटिक लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ कहलाते हैं। और इसी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ से इंफ्लुएंस होके अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी मैग्नेट को अगर हम सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में जाके रुक जाता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब ये हम पहले समझेंगे कि हमारी जो टॉपिक है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, उसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं एग्जैक्टली, क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं इसमें स्टडी के। सी, जियोमैग्नेटिज्म की जब भी हम बात करेंगे तो हम 3-4 चीजें देखेंगे। सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, कि जियोमैग्नेटिज्म होता क्या है। दूसरी चीज देखेंगे कि सोर्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, अगर हमारा अर्थ एक मैग्नेटिक बार की तरह एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक बार की तरह है, तो आखिर कैसे है, क्या सोर्स है इसके मैग्नेटिज्म होने का। तीसरा देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, हमारा जो जियोमैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या क्या है वो हम प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म में देखेंगे। फिर आएगा हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। सिग्निफिकेंस ऑफ जियोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस तरह से हमें हेल्प करता है, पर्टिकुलरली टू अस ह्यूमन बींग्स, हाउ दे आर सिग्निफिकेंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक अलाइनमेंट। आज ये बहुत करंट इश्यूज है, करंट अफेयर्स का ये एक पार्ट है कि जो हमारा मैग्नेटिक अलाइनमेंट है, नॉर्थ साउथ जो मैग्नेटिक हमारी अलाइनमेंट है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। वो शिफ्ट कहां से हो रही है? हमारा नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो अभी कनाडा के पास है, वो कनाडा से शिफ्ट हो रहा है साइबेरिया की तरफ। तो वो क्यों शिफ्ट हो रहा है और इसके शिफ्टिंग से हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट होगा हमारे लाइफ पे, हमारे सिस्टम पे ऑन अर्थ, ये हम इसमें देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिज्म में। और लास्ट में एक देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म, कि ये पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म जो है एक मतलब नया ब्रांच है जियोलॉजी और फिजिक्स को मिला के, और ये पैलियोमैग्नेटिज्म जो होता है वो हम रॉक्स को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे बहुत सारे मिस्ट्रीज ऑफ दिस अर्थ जो है रिवील हुए। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म देखेंगे। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म से, कि जियोमैग्नेटिज्म होता क्या है, किसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म, और कैसे होता है। देखो, जियोमैग्नेटिज्म को आपको डिफाइन करने के लिए बोले कि जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो वो सिंपली जो होता है वो अर्थ का डायनेमिक मैग्नेटिक बिहेवियर के स्टडी को बोलते हैं। मतलब कि अर्थ का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, जो हमारा अर्थ है एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या इंपैक्ट हैं अगर उसके मैग्नेटिक बिहेवियर में कोई चेंज होता है। तो ये पूरा चीज हम जियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जियोमैग्नेटिज्म मींस व्हाट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ, व्हाई इज सो, what is the advantage of that, and what will be the impact if there is any change or shift in the magnetic behavior of the earth। तो ये 4-5 चीज हमको जियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। देखो, बचपन से हम जानते हैं कि अर्थ जो है एक मैग्नेट है, मैग्नेट है, बहुत सारे बचपन में आपको सुने होंगे, बट एक्चुअल में मैग्नेट क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के चेंज होने से, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में देखेंगे। अब बचपन में देखो, ये एक मैग्नेट हुआ करता था, एक मैग्नेट है, समझ लो, ये नॉर्थ और साउथ उसके पोल्स होते हैं। जब भी एक मैग्नेट होता है तो उसकी एक मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, इन जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। एक्चुअल में ये कोई लाइन ओरिजिनल में नहीं होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। हम इनको एक लाइन के रूप में प्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनका ये इन्फ्लुएंस का क्षेत्र है। जितने रीजन तक ये मैग्नेटिक लाइंस बनते हैं, इन सब रीजन्स में ये इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये इन्फ्लुएंस हमें दिखाई नहीं देता है, हम इसको फील करते हैं जब यहां पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज या किसी तरह का चार्ज्ड पार्टिकल्स इधर से गुजरते हैं, तो उन चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल्स अलोंग अ मैग्नेट,
ये हमें ये बताता है कि इस मैग्नेट की वजह से इसके चारों बगल एक फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस बन गया है, और यही फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग, अ फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस क्रिएटेड बाय अ मैग्नेट, अ बार मैग्नेट, and that field cannot be seen with a naked eye. Only we can feel that field once we passes a charged particles from these regions. चार्ज पार्टिकल्स अगर इस रीजन से आ रहा है तो इसको सिंपली अंदर इंटर कर जाना चाहिए, अगर कोई इंफ्लुएंस नहीं है इसका तो। लेकिन ये इधर से डिफ्लेक्ट होके चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक बार है ये अपने चारों तरफ एक फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस बना दिया है, और वो फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस हमें दिखता है इस चार्ज पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसी तरह से ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने चारों तरफ वो एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लाइन से। ये फील्ड हमेशा दिखता है कि नॉर्थ की तरफ से निकल रहा है, साउथ की तरफ अंदर जा रहा है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैग्नेट। तो ये समझ में आ गई आपको कि एक मैग्नेट होता क्या है और मैग्नेटिक फील्ड कहते किसको है। मैग्नेटिक फील्ड इज सिंपली द फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस क्रिएटेड बाय अ मैग्नेट। अब हमारे अर्थ को देखो, हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे वो मैग्नेट था उसी तरह से ये एक लाइन देखोगे तो हमारा नॉर्थ साउथ हो गया अर्थ के मैग्नेट का, ये नॉर्थ साउथ हो गया हमारे अर्थ के मैग्नेट का, राइट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये जो लाइंस दिख रहे हैं, इसी अर्थ के अंदर कोर में हम एक इमेजिनरी बार मैग्नेट को इमेजिन करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड मैग्नेट की तरह एक क्यूबोडॉइल मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, लेकिन यहां सिचुएशन ऐसा है कि बिल्कुल इस बार मैग्नेट की तरह यहां पे एक काम करता है मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म क्या होता है हम डिटेल में बात करेंगे। और इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड यहां क्रिएट होता है। तो दिस अर्थ इज जस्ट लाइक दिस मैग्नेट। इसी मैग्नेट को एक बड़े बृहद स्तर पे आप समझ लो कि हमारे कोर में एक मैकेनिज्म चल रहा है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो है बन रहे हैं, और ये इधर से निकल रहे हैं साउथ पोल साइड से और इधर साइड से ये इंटर कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ हो गया। अब ये देखो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस है, यहां पे ये एक्सिस था इस मैग्नेट का, इसको बोलते हैं एक्सिस, जिसके दोनों तरफ फील्ड लाइंस बनते हैं, उसको एक्सिस ऑफ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो हमारा जो अर्थ का ये जो एक्सिस ऑफ मैग्नेटिज्म है वो क्लोज है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्लोज है। ये जो एंगल है प्रेजेंटली अभी अराउंड 11 डिग्री सेल्सियस के करीब में है। मतलब कि जो हमारा एक्सिस ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है और जो हमारा एक्सिस ऑफ अर्थ रोटेशन है, दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड द एंगल इज जस्ट अबाउट 11 डिग्री, राइट। तो ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, तो इसके चारों तरफ जो इस मैग्नेटिज्म का जो इंपैक्ट है इस अर्थ के चारों तरफ, वो एक स्फीयर फॉर्म में ऐसे बनाता है, और इस स्फीयर फॉर्म को आप समझ लो कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो है बहुत आगे तक फैला हुआ है, बहुत आगे तक फैला हुआ है। इनफैक्ट जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, सबके बाहर तक जाके ये फील्ड लाइंस फैले हुए हैं, और इस तरह से ये अर्थ भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, किसकी तरह, इस बार मैग्नेट की तरह। तो दिस इज कॉल्ड द जियोमैग्नेटिज्म। I hope you understand what is exactly the geomagnetism. Geomagnetism simply the behavior of earth as a magnet, right? Behavior of earth as a magnet, this is the magnetic behavior of earth. अब geomagnetism study of that behavior है। ये जो मैग्नेटिज्म जो है जियोमैग्नेटिज्म, वो उस स्टडी ऑफ बिहेवियर है, उसके सोर्स क्या है, क्यों ऐसा है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है अगर ये जो एक्सिस इधर उधर मूव करेगा तो दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव टू स्टडी अबाउट द जियोमैग्नेटिज्म, राइट। तो आप बेसिक समझ गए कि जियोमैग्नेटिज्म है क्या। अब आगे हम देखेंगे कि जियोमैग्नेटिज्म में क्या सोर्स है, जियोमैग्नेटिज्म का अर्थ क्यों ऐसा है, क्या कारण है कि अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है चारों तरफ। कुछ ना कुछ तो होगा, जाहिर सी बात है। देखो, जो एक मैग्नेट होता है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बना होता है। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम मैग्नेटिकली एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। मैग्नेटिकली चार्ज्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैग्नेटिकली चार्ज्ड होते हैं और मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं, और वो एलिमेंट्स होते हैं आयरन, निकेल। तो ये सब जो मेटल्स होते हैं आयरन, निकेल, ये लोग जो है मैग्नेटिकली एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं।
अब हमारा अर्थ का जो आउटर कोर है, ये हमारा सॉलिड इनर कोर है और ये हमारा आउटर कोर है। हमारा अर्थ का जो आउटर कोर है और जो है वो एक लिक्विड मीडियम है, और उसके क्या कॉम्पोजिशन है, तो मेनली आयरन और निकेल है। आपको मैंने पहले बताया है कि 90% से भी ज्यादा जो मटेरियल है आउटर कोर में वो आयरन और निकेल का मटेरियल है, राइट। और होता क्या है कि जब भी कोई मेटल जो मैग्नेटिकली एक्टिव हो, जैसे आयरन निकेल, इसको अगर आप इलेक्ट्रिकल चार्ज इसमें दे दोगे और इसको आप मूव कराओगे एक सर्कुलर डायरेक्शन में, एक स्पाइरल मोशन में, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाने लगेगा, मतलब ये मैग्नेटिक की तरह काम करने लगेगा। तो अब आप इसमें देखो तो इसमें आयरन के जो मटेरियल्स हैं, जो आयरन के जो एलिमेंट्स हैं, ये लोग आपस में पहले तो कि कोलाइड करते हैं, बिकॉज दे आर इन ए मूविंग मोशन, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इनके अंदर कोलिजन होता है आयरन का और निकेल का। तो इस कोलिजन की वजह से ये लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। तो सो आयरन मोलिक्यूल्स, आयरन एटम्स जो मेटल्स होते हैं, वो एक तो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं इस आउटर कोर में, और चार्ज होने के साथ साथ जो अर्थ की रोटेशन हो रही है, तो इस चार्ज्ड आयरन ओर्स ऐसे मूव कर रहे हैं एक स्पाइरल मोशन में, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ह्यूज रोटेशन की वजह से ये एक चर्निंग मोशन में पूरे अर्थ के आयरन को जो कोर होता है, लिक्विड आयरन होता है, वो एक चार्ज फॉर्म में एक मोशन में है, और इस मोशन की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और ये पूरा जो रीजन है एक्चुअली क्या है कि इनकी अगर आप देखोगे अलाइनमेंट तो ऑलमोस्ट एक जैसे है। सपोज ये एक आयरन है, ये एक आयरन है, ये एक आयरन है, ये एक आयरन है, सब जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सिंस ऑल द मोलिक्यूल्स ऑफ आयरन which are charged, the ions of iron are moving in a similar direction, so this entire region acts like a one magnet। ये पूरा जो आउटर कोर का रीजन है वो एक मैग्नेटिक बार की तरह काम करने लगता है। ये जो मैग्नेटिक लाइंस आप देख रहे हो, तो हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए अपने अपने लाइंस होंगे, लेकिन चूंकि हर एक मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो सबके मैग्नेटिक लाइंस को मिला के और एक पूरे अर्थ का मैग्नेटिक लाइंस बन जाता है, और इसी को हम बोलते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो सोर्स ऑफ क्या हो गया मैग्नेटिज्म अर्थ का? अगर सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म अर्थ का देखोगे तो सबसे इसको डायनेमो थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि डायनेमो एक कंसेप्ट होता है जिसमें कि चार्ज्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घूमते हैं और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, तो इसको हम डायनेमो बोलते हैं। तो इसको डायनेमो थ्योरी इसलिए बोलते हैं कि जो चर्निंग मोशन होता है लिक्विड आयरन का और निकल का आउटर कोर में, वो किसकी वजह से होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट जो है डेवलप होता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट इन टर्न प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मेटल्स जो होते हैं, जो घूमते हैं चर्निंग मोशन में, तो वही एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से है, तो सबसे पहला ऑप्शन होगा लिक्विड आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड होने की वजह से। अगर आउटर कोर सॉलिड होता तो ये मोशन नहीं होता इनका। मोशन तो इसलिए है ना क्योंकि ये लिक्विड है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, इस तरह से जो चार्ज आयंस का जो मोशन है आयरन के, वो नहीं होते। दूसरी बात होता है प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन द आउटर कोर। अगर ये आउटर कोर में आयरन और निकेल नहीं होता, मान लो सिलिकॉन होता, मान लो मैग्नीशियम होता, तो ये लोग मैग्नेटिक फील्ड तैयार नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट मैग्नेटिकली एक्टिव। तो इसलिए presence of metal in the outer core is the second important factor for the formation of magnetic field और the geomagnetism। और तीसरा होता है अर्थ रोटेशन। अगर ये अर्थ रोटेट नहीं होती तो ये चर्निंग मोशन इनका स्पाइरल मोशन नहीं होता। तो अर्थ रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। और आउटर अदर मोशन इन द आउटर कोर। अब ये अदर मोशन क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ का रोटेशन ही एक मोशन क्रिएट करता है आउटर कोर में। हमने एक आपको वो भी बात करी थी, आउटर कोर में एक कन्वेक्शन भी होता है। कन्वेक्शन का मतलब कि सपोज ये जो इनर कोर है वो ज्यादा गर्म है इन कंपैरिजन टू आउटर कोर, तो ये इनर कोर से टच करता है जो भी आयरन का जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी आयरन के मेटल्स हैं, ये टच करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर की तरफ जैसे मूव करते हैं ऊपर, और उसके बाद से अर्थ रोटेशन इनको मिल जाता है, तो वो सीधा नहीं मूव करके ये स्पाइरल मोशन में हो जाते हैं। तो इसलिए अदर मोशन में आप बोल सकते हो कि आउटर कोर का जो कन्वेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है अलोंग विद द अर्थ रोटेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इज एक्सप्लेन्ड बाय डायनेमो थ्योरी।
वो क्या बताता है कि चर्निंग मोशन ऑफ लिक्विड आयरन nickel on the outer core due to the earth's rotation produces the electric current and that in turn produces the electric field और जियोमैग्नेटिज्म। समझ में आ रही है? तो ये पूरा सोर्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है। इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे अर्थ में जियोमैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होता है और ये अर्थ का जो आउटर कोर है वो एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। ऐसा लगता है कि एक मैग्नेट वहां पे बड़ा सा रखा गया है और उसी के लाइंस जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रही है बातें? तो दिस इज द सोर्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। अब आई होप यू गॉट हाउ द अर्थ मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, मतलब कि ये जो मैग्नेटिज्म है वो कैसा है, मतलब क्या फीचर्स हैं उसके। अब मैग्नेट में मैंने आपसे बता रखा है कि ये जो होता है एक मैग्नेट होता है तो उसका एक एक्सिस ऑफ मैग्नेटिज्म होता है। ये एक्सिस ऑफ मैग्नेटिज्म होता है जिसके चारों बगल ये मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। उसके बाद इसके दो पोल्स होते हैं, डाईपोलर होता है, जैसे ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो ये डाईपोलर नेचर का होता है। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं। तो इस तरह का एक डाईपोलर नेचर होता है मैग्नेट का और एक पोलरिटी कहलाती है हर मैग्नेट का। जैसे नॉर्थ इधर है साउथ इधर है तो ये एक अलाइनमेंट हो गया और सपोज मान लो उल्टा हो गया, साउथ ऊपर हो गया और नॉर्थ नीचे हो गया तो इसको बोलते हैं कि ये रिवर्स हो गया पोलरिटी। तो अर्थ की पोलरिटी होती है वो देखी जाती है कि नॉर्थ पोल उसका किधर है और साउथ पोल किधर है। तो वो एक पोलरिटी हुई कि ये एक पोलरिटी हुआ इस मैग्नेट का। और अगर नॉर्थ और साउथ चेंज हो जाए किसी कारण से तो इसको बोलते हैं कि इसकी पोलरिटी चेंज हो गई, रिवर्स हो गई पोलरिटी। तो एक तो पोलरिटी रिवर्स होती है मैग्नेट की, हो सकती है साउथ की जगह नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा। और कई बार जो ये एक्सिस होता है ये भी शिफ्ट कर सकता है, मतलब कि ये मैग्नेट की एक्सिस भी शिफ्ट कर सकती है नॉर्थ पोल साउथ पोल की। तो अब यही हमें जियोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स में देखना है, फीचर्स में देखना है कि कैसे हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ एक्सिस है और मैग्नेटिक पोलरिटी है ये भी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, कैसी चेंज होती है, ये सब हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तो देखो जो पहला प्रिंसिपल है जियोमैग्नेटिज्म का वो ये है कि अर्थ इज लाइक ए बार मैग्नेट। अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह है, जो मैग्नेट हमको मिलता है, जिसके दो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोलरिटी होती है। दो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोलरिटी को होता है, मतलब कि एक नॉर्मल पोलरिटी होती है, एक रिवर्स पोलरिटी होती है। अब ये नॉर्मल पोलरिटी रिवर्स पोलरिटी क्या होता है, अब मैंने पोलरिटी समझा दी कि नॉर्थ और साउथ कैसे है, यही पोलरिटी कहलाता है। नॉर्थ इज हियर साउथ इज हियर, तो ये एक पोलरिटी हो गई। और मान लो सपोज साउथ ऊपर हो जाए नॉर्थ नीचे हो जाए तो दिस इज अ डिफरेंट पोलरिटी। तो नॉर्थ साउथ का जो लोकेशन होता है ये एक पोलरिटी को बताती है। तो हमारे अर्थ जो होता है, जो हमारा अर्थ का बार मैग्नेट है, उसके दो पोलरिटी होते हैं, एक नॉर्मल पोलरिटी एक रिवर्स पोलरिटी। और ये दोनों एक साथ नहीं होते हैं, कभी हमारा अर्थ एक नॉर्मल पोलरिटी में होती है और कभी हमारा अर्थ एक रिवर्स पोलरिटी में होती है। और ये नॉर्मल पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी हर 2-3 लाख सालों पे चेंज होता रहता है। कभी नॉर्मल पोलरिटी में अर्थ होती है, आज से 10 लाख पहले रिवर्स पोलरिटी में अर्थ होगी, फिर हो सकता है कि आज से 5 लाख बाद फिर से रिवर्स पोलरिटी में आ जाएगी। मतलब हमारा नॉर्थ साउथ जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, चेंज होता रहेगा अपना पोजीशन। तो इसी को पोलरिटी बोलते हैं। तो नॉर्मल पोलरिटी तब बोलते हैं जब जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज क्लोज टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज क्लोज टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। अब ये क्या होता है आप एक पिक्चर से समझोगे कि जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है। और अब ये देख लो, लुक एट दिस पिक्चर, ये हमारे अर्थ का मैग्नेटिक बार है, एक इमेजिनरी मैग्नेटिक बार है समझ लो। अब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल जो होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को बोलते हैं, जो हम नॉर्थ पोल ज्योग्राफी में देखते हैं कि नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाता है, जहां पे एक्चुअली फ्लैट है हमारा अर्थ। जो अर्थ हमारा जियोइड शेप का है तो ऐसे जो यहाँ पे फ्लैट है, तो इस तरीके से जो है हमारा अर्थ का ये जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया ज्योग्राफिकल, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल हो गया। अब हमारा जो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है इंक्लाइंड है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को जो लाइन कनेक्ट कर दी है वो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके थ्रू हमारा अर्थ रोटेट करता है। अब जो हमारा एक्सिस ऑफ मैग्नेटिज्म है, अर्थ मैग्नेटिज्म, वो थोड़ी इंक्लाइंड है इस नॉर्थ पोल साउथ पोल से, और ये इंक्लिनेशन अराउंड 11 डिग्री की है।
और ये चेंज होते रहती है, इंक्लिनेशन इधर से उधर होती रहती है, ये कभी भी कांस्टेंट एक जगह पे नहीं रहती है। अब ये जो एक्सिस ऑफ मैग्नेटिज्म है, ये जहां पे अर्थ सरफेस पे कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अर्थ सरफेस पे ये एक्सिस ऑफ मैग्नेटिज्म जहां पे इंटरसेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, राइट। अब जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, हमारे अर्थ का ये नॉर्थ पोल है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई मैग्नेट रखते हैं, अगर यहां पे कोई मैग्नेट, तो इस मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो इस साइड हो जाता है। तो साउथ पोल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमको पता है। तो हमारे मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है अर्थ पे, हम ऐसे रखते हैं। तो इसको हम जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अगर किसी मैग्नेट को अपने अर्थ पे सस्पेंड करें ऐसे धागा में बांध के, तो जो मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका मतलब जरूरी है नॉर्थ पोल होगा, तभी हमारा साउथ पोल इस डायरेक्शन में जा रहा है, और हमारा जो नॉर्थ पोल होगा इसके अपोजिट होगा इस मैग्नेट का। तो ये हमारा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहला जाता है। उसी तरह से इसके अपोजिट में देखोगे तो जियोमैग्नेटिक साउथ पोल हो जाएगा। तो नॉर्मल पोलरिटी हम तब बोलेंगे जब जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो होगा हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास होगा, और जियोमैग्नेटिक साउथ पोल जो होगा वो हमारे ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास होगा। तो हम इस ऐसे पोजीशन को बोलते हैं नॉर्मल पोलरिटी। और आज के टाइम में हमारा अर्थ जो है अपने नॉर्मल पोलरिटी में है, हमारा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास में है। इधर कनाडा के पास अभी है, लेकिन ये धीरे धीरे शिफ्ट होकर रसिया की तरफ जा रहा है, राइट। तो ऐसा हमारा लाइन ऑफ एक्सिस है। कभी कभी क्या होगा कि ये पूरा ही चेंज हो जाता है, मतलब ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो नीचे आ जाता है और जियोमैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। मतलब जो पोलरिटी है हमारे अर्थ के मैग्नेट की वो रिवर्स कर गई यहां पे। तो ऐसा कंडीशंस जो है नॉर्मल पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी हर 2-3 लाख सालों में बदलते रहता है। लेकिन अभी का हमारा जो नॉर्मल पोलरिटी है वो पिछले 7,80,000 साल से ऐसा ही है, कभी बदला नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में 1-2 लाख सालों में वो बदल जाए। वैसे कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है कि 2-3 लाख में ही बदलेगा। वैसे तो पास्ट में अगर हमने 10,000 साल में भी बदलते हुए देखा है, और कई बार 25 मिलियन साल में भी नहीं बदला है, ऐसा भी हमने देखा है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे पकड़ लेते हैं कि ये मैग्नेटिक पोल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ये हम लोग रॉक्स के स्टडी से पकड़ते हैं, क्योंकि रॉक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम में फॉर्म्ड होते हैं। तो उस टाइम में जब वो रॉक फॉर्म हुआ था, तो उस टाइम की जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट होती है अर्थ की, उसी डायरेक्शन में सारे मैग्नेटिक ओर्स जो है सेट हो जाते हैं, और बाद में वो रॉक जो है सॉलिड हो जाता है और उसी तरह से सेट रह जाते हैं। आज के टाइम में हम देखते हैं तो मैग्नेटिक अलाइनमेंट कुछ और है, उस टाइम में देखते हैं मैग्नेटिक ओर्स को तो हमें दिखता है कि दूसरे डायरेक्शन में वो सेट है। तो हमें यह समझ में आ जाती है कि जिस टाइम में ये रॉक बना था उस टाइम में अर्थ की जो अलाइनमेंट थी नॉर्थ साउथ की वो वैसी थी। तो ऐसे हमें समझ में आ जाता है कि कब कब रिवर्स था पास्ट में, जियोलॉजिकल पास्ट में अर्थ की मैग्नेटिक पोलरिटी। तो अभी ये नॉर्मल पोलरिटी में है, क्योंकि जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साथ में है, और उल्टा हो जाएगा तो वो रिवर्स पोलरिटी में हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये समझ में आ गया आपके कि नॉर्मल पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी में हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म चेंज होते रहता है। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पोल के पास हाई होती है और इक्वेटर के पास थोड़ी लो होती है। अब पोल्स के पास इसलिए हाई होती है कि सारे मैग्नेटिक लाइंस जो है क्लोजली स्पेस्ड होते हैं वहां पे। इक्वेटर के पास थोड़ी सी लो होती है क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेसिंग उनके बीच बढ़ जाता है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पूरे अर्थ पे एक समान नहीं होती है। पोल्स के पास थोड़ी हाई होती है, इक्वेटर के पास थोड़ी लो होती है। इसी कारण कि हम जो प्लेन्स वगैरह जो ले जाते हैं ना, तो पोल्स से बचाते हैं, पोल्स के ऊपर जाने से, क्योंकि वहां की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत हाई होती है। वो जो है इंटरेक्ट कर सकती है हमारे कम्युनिकेशन विद द प्लेन से, एविएशन से। तो इसलिए ये हमें ध्यान में रखना होता है पोल्स पे, क्योंकि वहां की मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होती है, इक्वेटर पे थोड़ी लो होती है। मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो अर्थ में इंटर करती हैं नॉर्थ पोल की तरफ से, और ये एग्जिट करती है साउथ पोल की तरफ से। नॉर्थ पोल की तरफ से इंटर करती है और साउथ पोल की तरफ एग्जिट करती है। ये आपको दिख जाएगा इस पिक्चर में। ये हमारा नॉर्थ पोल है, इधर इंटर कर रही है, ये साउथ पोल से हमारा निकल रही है। तो ऐसे ऐसे हमारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। समझ में आ रही है बातें? नेक्स्ट, अर्थ्स मैग्नेटिज्म अंडरगोज
वैक्सिंग एंड वैनिंग पीरियड। वैक्सिंग वैनिंग पीरियड क्या होता है? वैक्सिंग पीरियड होता है जब हमारे मैग्नेटिक लाइंस बहुत स्ट्रांग हो गए। वैनिंग पीरियड्स होते हैं जब वो वीक पड़ जाते हैं मैग्नेटिक लाइंस, उनकी जो मैग्नेटिज्म होती है, जो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, वो कम पड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वैनिंग पीरियड। और वैक्सिंग पीरियड बोलते हैं जब वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब ये पीरियोडिकली वैक्सिंग और वैनिंग पीरियड अर्थ जो है चलता जाता है। उसका कारण क्या है वैक्सिंग वैनिंग पीरियड का? तो इसमें बेनहेम ने एक कारण दिया था, बेनहेम्स प्रिंसिपल बोलते हैं कि जब भी हमारे आउटर कोर, अर्थ के आउटर कोर की टेम्परेचर बढ़ जाएगी, उसके अंदर हीट अगर इंक्रीज होगी, तो हमारे जो मैग्नेटिक लाइंस होंगे वो वीक हो जाएंगे। वो वीक हो जाएंगे क्योंकि उनके बीच कोलिजन कम हो जाएगा। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी आयरन ओर के, निकल ओर के, वो भी धीरे धीरे वो लूज करने लगेंगे। तो हाई टेम्परेचर आउटर कोर में होने से किसी कारण से अब हमारा आउटर कोर में लगातार रेडियो एक्टिविटी हो रही है, मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट हो रही है। तो कभी ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस अगर किसी कारण से बढ़ जाएं, ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होने लगे, तो जो हीट जनरेशन होगा हमारे आउटर कोर में वो बढ़ जाएगा। तो हीट जनरेशन के इंक्रीज होने से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगे वो वीकेन हो जाएंगे, हमारे जो जियोमैग्नेटिक फील्ड होंगे वो कमजोर पड़ जाएंगे। और इसकी टेम्परेचर अगर घटेगी तो इसकी वजह से हमारे जो जियोमैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। तो ये उल्टा होता है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो आउटर कोर की हीटिंग ज्यादा होगी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी, अगर हीटिंग कम होगी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो टाइम टू टाइम रेडियो एक्टिविटी बढ़ना घटना चलते रहता है हमारे आउटर कोर में। जब रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हमारे आउटर कोर का बढ़ जाएगा, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वैनिंग पीरियड में चली जाएगी। और जब उसकी रेडियो एक्टिविटी घट जाएगी तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, हीट थोड़ा कम हो जाएगा आउटर कोर में, तो हमारा जो मैग्नेटिज्म होगा अपने वैक्सिंग फेज में होगा। वैक्सिंग फेज मतलब स्ट्रॉन्ग फेज में, राइट। तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म जो है वैक्सिंग वैनिंग फेज में चलता जाता है। मैग्नेटिक पोलरिटी आर नोन टू रिवर्स। जैसे हमने बात करी है नॉर्मल पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी की, वही बात है कि हमारा जो मैग्नेटिक पोलरिटी होती है टाइम टू टाइम रिवर्स करती है। ऑन एन एवरेज हर 2 से 3 लाख सालों में ये रिवर्स कर जाती है। क्यों रिवर्स करती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, बट थोड़े बहुत हम डिस्कस अभी करेंगे। अब ये जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो कभी फिक्स नहीं होते हैं, हमेशा फिक्स नहीं होते हैं, दे माइग्रेट विथ टाइम। मतलब कि हमारा जो भी मैग्नेटिक पोल्स हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख लो, इसकी बात करें अगर हम, तो हमारा जो मैग्नेटिक पोल है, जियोमैग्नेटिक पोल, ये हमेशा इसी जगह पे फिक्स नहीं करता है। ये जो है अभी 11 डिग्री पे है सपोज, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिक्स है, हमें पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो लाइन है वही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये फिक्स है, ये इतनी जल्दी नहीं चेंज होती है। अब ये जो है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये धीरे 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 हो सकता है कि इधर साइड जाएगी, फिर कभी इधर से इधर आएगी, तो हमारा ऐसे ऐसे ये मूवमेंट करती है, ये एक्सिस ऑफ मैग्नेटिज्म। बट ये मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, 11 डिग्री के करीब में होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मूवमेंट करते 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 इक्वेटर पे चला जाए और फिर वापस आ जाए। वो उस कंडीशन में होता है जब हमारा रिवर्सल होता है, मतलब जब हमारी रिवर्स होती है तब ये मूव करता करता अपोजिट चला जाता है। अदरवाइज जो टू एंड फ्रो मोशन है इसका, ये टू एंड फ्रो मोशन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अराउंड 11 to 12 डिग्री होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। जैसे अभी ये मूव कर रही है, अभी ये इस साइड में मूव कर रही है, मतलब ये जो अभी कनाडा के पास है, ये धीरे धीरे हमारा नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो साइबेरिया की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो ये मूवमेंट हमारे होते रहते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब ये हमारे फीचर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है, जो अर्थ के जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे कैसे बिहेव करती है, कभी वैक्सिंग, कभी वैनिंग, कभी रिवर्सल, तो कभी शिफ्टिंग, ये सारी चीज हमारी होते चलती है। पोल्स पे हाई होते हैं, इक्वेटर के पास लो होते हैं। तो आई होप यू गॉट अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, कि क्या बिहेवियर होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, क्या सोर्स होती है ये भी आप जान गए, क्या बिहेवियर होती है ये भी आप जान गए। अब नेक्स्ट जो आपको जानना है वो सिग्निफिकेंस जानना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है अर्थ के मैग्नेटिज्म की। क्यों अर्थ का मैग्नेटिज्म हम जो है इतना पढ़ रहे हैं, आखिर इससे हमको क्या फायदे हैं, अर्थ के जो ये मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जियोमैग्नेटिज्म। सी दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर ये जियोमैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर अर्थ के चारों तरफ नहीं होता, तो ये जो सन से हाई एनर्जी रेज निकलते हैं, सन जो है कई तरह के रेज को इमिट करता है, जिसमें गामा रेज और एक्स रेज जो होते हैं वो हाई एनर्जी रेज होते हैं। वो अगर डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे पहुंचने लगेंगे तो हमारे अर्थ पे
जो लाइफ है वो नहीं बचेगी, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली गामा रेज और एक्स रेज कंटिन्यूअसली दिया जाए तो आप कैंसर हो जाएगा, आपको कई बीमारियां हो जाएंगी, आप मर जाएंगे, राइट। तो डायरेक्ट रीचिंग ऑफ द गामा रेज एंड एक्स रेज ओवर द अर्थ सरफेस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय दिस मैग्नेटिक लाइंस। अब ये जो गामा रेज और एक्स रेज जो आते हैं ये हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ये चार्ज्ड रेज होते हैं। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को चार्ज रेज से इंटरेक्ट करता है। इट डज नॉट अलाउ दिस टू पास एंड रीचेस ओवर द अर्थ सरफेस। व्हाट इट डज, इट डिफ्लेक्ट, ये जो है ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है और डिफ्लेक्ट करके अर्थ के बाहर भेज देता है। और इसकी वजह से ये जो हमारा अर्थ है ये इन चार्ज्ड गामा रेज एक्स रेज से बच जाता है। तो जो हमारे यूनिवर्स में या हमारे सन से जो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज ये लोग इमिट होकर अर्थ के तरफ आते हैं तो इनसे प्रोटेक्ट करता है हमारा ये मैग्नेटिक लाइंस जो है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। इनफैक्ट एक मैग्नेटोस्फीयर यहां पे बनता है, अर्थ के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर एक मैग्नेटोस्फीयर होता है। और ये जो मैग्नेटोस्फीयर होता है ये जो है इंटरेक्ट करता है इस सन के हाई एनर्जी वेव्स से, हाई एनर्जी रेज से, और इनको डिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ को बचा देता है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक शिल्ड, माने दिस इज शिल्डिंग आवर अर्थ अगेंस्ट द हाई एनर्जी रेज। तो ये जो मैग्नेटिक शिल्ड है जिसको हम मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं ये क्या करता है, एक हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज, गामा रेज और एक्स रेज से हमें बचाता है। तो दैट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। आपको क्लियर है? सेकंड सिग्निफिकेंस क्या होगा? नेविगेशन का। देखो मैग्नेटिक लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा ही मेजर रोल होता है नेविगेशन में, हमें कम्युनिकेशन में। किसी तरह का डिजिटल नेविगेशन हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर में हो, प्लेन एक जगह से दूसरी जगह उड़ रही है उससे हमें कम्युनिकेट करना है, या फिर शिपिंग का हो, बीच समुद्र में चल रही है जहाज, उससे हमें इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड्स हेल्प्स इन द नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन। तो नेविगेशन कम्युनिकेशन में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तीसरा होता है बायोमैग्नेटिज्म। बायोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स जो हैं, माइग्रेटरी स्पेसीज उनको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते हैं पूरे साल। मतलब वो एक जगह अपना हैबिटेट नहीं बनाते हैं, ठंडी में यहां रहेंगे, गर्मी में यहां से 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर रहेंगे, बरसात में वहां से 500 किलोमीटर दूर रहेंगे, और पूरा घूमते 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 फिर एक साल में यहीं आ जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी स्पेसीज। तो ये जो माइग्रेटरी स्पेसीज होते हैं इनका एक फिक्स्ड रूट होता है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी घूमने चले जाते हैं। ये इनका फिक्स्ड रूट होता है कि 4 महीने बाद वो यहां मिलेंगे, अगले 3 महीने बाद यहां मिलेंगे, फिर 3 महीने बाद यहां मिलेंगे, लास्ट में फिर यही मिलेंगे। तो ये जो रूट इनका डिफाइंड होता है वो कैसे ये रूट अपने डिफाइन करते हैं, और ये जो रूट ऐसा होता है ना कि उनके नीड के अकॉर्डिंग होता है। मतलब अगर उस रूट से वो भटक जाएं तो हो सकता है कि वो मर जाएंगे, मतलब उनको खाना नहीं मिलेगा। ये उनका जो टाइमिंग होता है उनके रूट का, जैसे किसी तालाब के पास, किसी वेटलैंड्स के पास वो रुकते हैं, वहां से वो पानी पीते हैं, वहां से अपना खाना खाते हैं, फिर वो निकलते हैं। तो ऐसा जो है ना अपने नीड के अकॉर्डिंग वो अपना रूट बनाए होते हैं। लेकिन ये जो रूट वो डिसाइड करते हैं, चाहे पक्षी हो गई, चाहे कोई मछली हो गई, ज्यादातर जो है फिश और बर्ड्स जो है माइग्रेटरी होते हैं। तो ये लोग जो है अपना रूट डिसाइड करते हैं इस मैग्नेटिज्म के थ्रू। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनको सेंस करने की उनकी कैपेसिटी होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड्स को सेंस करके अपना रूट वो देखते हैं और अपना चलते 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 चले जाते हैं और वापस वहीं आ जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को भी हेल्प करता है अपना माइग्रेटरी रूट्स पे बने रहने में। तो दिस इज कॉल्ड बायोमैग्नेटिज्म। तो बायोमैग्नेटिज्म क्या होता है आप समझ गए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट होता है ऑरोराज। आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर जाएंगे तो आपको बहुत ही ब्राइट लाइट्स आसमान में दिखेंगी, कलरफुल लाइट्स, और ये बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन अट्रैक्ट करने के लिए होता है। नॉर्वे वगैरह में जाएंगे पोल्स के पास तो आपको ब्राइट लाइट्स दिखती है। जो ब्राइट लाइट्स होती हैं ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो बहुत डेंस होता है पोल के पास, वो इंटरेक्ट करता है सोलर विंड से, सोलर फ्लेयर्स से वो इंटरेक्ट करता है और उसकी वजह से ये लाइटिंग क्रिएट होती है। तो ये जो लाइटिंग होती है ऑरोराज की वो हमारे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक की वजह से, मैग्नेटिक लाइंस की वजह से होती है। और इसलिए ये भी हमारे लिए एक सिग्निफिकेंस है अर्थ मैग्नेटिज्म का। ये जो नॉर्थ पोल पे होता है उसको हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और जो साउथ पोल पे होता है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं जियोमैग्नेटिज्म की वजह से, राइट।
अब लास्ट हमारा जो इसका सिग्निफिकेंस है वो है पैलियोमैग्नेटिज्म। अब पैलियोमैग्नेटिज्म जो है ऑल टुगेदर एक बड़ा ब्रांच है जो जियोलॉजी और फिजिक्स को मिला के बनाया गया है। ये पैलियोमैग्नेटिज्म होता क्या है? इस पैलियोमैग्नेटिज्म में हम लोग रॉक्स के अंदर प्रिजर्व्ड मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ द अर्थ को स्टडी करते हैं। अब ये सपोज रॉक्स है कोई, ये रॉक्स आज से 5 मिलियन ईयर्स पहले बना, ये रॉक्स तो 5 मिलियन ईयर्स पहले सपोज ये इग्नियस रॉक है, और इग्नियस रॉक्स आपको पता है कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बनता है। तो 5 मिलियन ईयर्स बिफोर इट वाज अ लिक्विड मैग्मा, ये मैग्मा था या लावा था जो भी था। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक ओर्स होंगे जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन ओर्स, निकल ओर्स जो होंगे, उस समय का जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना सेट हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जाहिर सी बात है क्योंकि मैग्नेट है तो वो नॉर्थ साउथ के ही अकॉर्डिंग रहेगा। अब ये रॉक जो है बन गया, ये पूरी तरह से सॉलिड हो गया। तो ये जो इनका डायरेक्शन है वो ऐसे ही रह जाएगा। अब ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा अर्थ के नॉर्थ साउथ के चेंज होने से। अब 5 मिलियन ईयर्स के बाद अब आज की बात हम करते हैं। अब आज हम आ गए प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। लेकिन जब इस रॉक्स को देखते हैं तो ये रॉक्स के जो मैग्नेटिक ओर्स है ये बता रहे हैं कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये रॉक जब 5 मिलियन ईयर्स बैक बना था तो उस समय जो हमारे अर्थ की मैग्नेटिज्म थी नॉर्थ साउथ वो ऐसे थी, नॉर्थ इधर और साउथ इधर, जो आज ऐसे हो गई है नॉर्थ और साउथ। तो व्हाट वी कंक्लूडेड दैट इन 5 मिलियन ईयर्स the alignment of the polarity of the earth's magnetism has shifted from this direction to this direction. So such kind of researches, such kind of knowledge we get through paleomagnetism. तो इसलिए paleomagnetism is possible only with the help of geomagnetism. हमको मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज पता है, जियोमैग्नेटिज्म हमने पढ़ रखी है, इसलिए हम पैलियोमैग्नेटिज्म से हेल्प ले पा रहे हैं कि कोई भी रॉक पास्ट में कैसा था, हमारा मैग्नेटिज्म कैसी थी, पोलरिटी अब कैसी है पोलरिटी। तो दिस इज द 5th सिग्निफिकेंस ऑफ द जियोमैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। तो समझ में आ रही है? तो ये हमारे सिग्निफिकेंस हुए किसी भी पोलरिटी के, जियोमैग्नेटिज्म के। ठीक, राइट। अब जो है हम देखने जा रहे हैं consequences शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक पोल। हमने आपसे जो बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म अभी 10 मिनट पहले, तो उसमें हमने एक शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक पोल्स की बात करी थी कि जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म का वो कांस्टेंट फिक्स नहीं रहता है, वो जो है शिफ्ट होता रहता है, जो आज कनाडा से साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये शिफ्ट होने का कारण क्या है, शिफ्ट क्यों हो रहा है और शिफ्ट होने का क्या इंपैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी अभी हाल ही फिलहाल में साइंटिस्ट्स का एक डिस्क्लोज किया साइंटिस्ट ने कि ये जो शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस है वो स्पीड अप हो गई है, वो बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रही है। अर्लियर जो शिफ्टिंग था वो अराउंड 10 माइल्स पर आवर था, मतलब ये जो एक्सिस थी वो जो घूमती थी, वो नॉर्थ पोल जो है हमारा जो वेस्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है उसका जो स्पीड था शिफ्टिंग का वो पहले 10 माइल्स के करीब में था, 12-14 किलोमीटर के करीब में था। अब जो ये स्पीड है वो 40 माइल्स की हो गई है, मतलब 40 माइल्स पर ईयर के स्पीड से हमारा नॉर्थ पोल जो है वो शिफ्ट हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। तो इससे ये करंट इश्यूज बहुत डेवलप हो गया हमारे वर्ल्ड में कि अचानक से इतना तेजी से शिफ्ट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे जनरल लाइफ पे, अर्थ के सिस्टम्स पे। तो ऑफ कोर्स कुछ तो कुछ प्रभाव पड़ेंगे। तो इसलिए हमें जानना होगा कि ये शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक पोल्स क्यों है और क्या उसका इंपैक्ट है। अब देखो, अब तो ये जानते हो कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डायनेमिक इन नेचर है, इसका लोकेशन जो है मैग्नेटिक नॉर्थ का और मैग्नेटिक साउथ का वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है और कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है। रिवर्सल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग एंड स्लाइटली चेंज इज डिफरेंट थिंग। तो हम अभी बात कर रहे हैं शिफ्टिंग की, रिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं, आगे हम रिवर्सल की बात करेंगे। प्रेजेंटली अब तक हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ था वो 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चेंज हो रहा था, कहीं कहीं पे 10 माइल्स पर ईयर भी दिया होता है। तो 9 किलोमीटर पर ईयर के स्पीड से वो शिफ्ट हो रहा था, बट अब धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर ईयर के स्पीड से हो गई है, अराउंड 40 माइल्स पर ईयर के स्पीड से अब शिफ्ट हो रही है, राइट।
और ये हमें पता चलता है पैलियोमैग्नेटिज्म स्टडी से कि अभी से कुछ साल पहले जो है जो रॉक्स बने थे उनमें क्या मैग्नेटिक अलाइनमेंट थी और अभी जो रॉक्स बन रहे हैं या प्रेजेंट जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है वो कैसी है। तो हम ईयर बाय ईयर हर जगह दुनिया में वोल्केनिज्म हो रहा है, मैग्मा जो है सॉलिडिफाई हो रहे हैं और सॉलिडिफाई होने से उनके अंदर जो है जो मैग्नेटिक ओर्स हैं वो अपना एक अलाइनमेंट को फिक्स कर दे रहे हैं जो उस टाइम अलाइनमेंट थी। 2 साल बाद जो है हम प्रेजेंट चेक करते हैं तो हमें दिखता है कि थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो ये जो शिफ्टिंग है वो हमारे वही पैलियोमैग्नेटिज्म से पता लगता है कि ये शिफ्ट हो रहा है मैग्नेटिक पोल्स। अब ये क्वेश्चन है कि ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ शिफ्टिंग। देखो रीजन ऑफ शिफ्टिंग एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत ज्यादा हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं कि एक्यूरेटली कैसे शिफ्ट हो रहा है, मगर अभी तक जो हमने नॉलेज इसके बारे में समझा है, जो हमने जाना है, वो हम ये आंकड़ा लगा पाते हैं कि हमारे जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जिस कारण से बन रहा है, जो प्रोसेस से बन रहा है, वो चर्निंग मोशन वाला जो प्रोसेस है जिससे बन रहा है, वो कभी कभी स्पीड अप हो जाता है, कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है। मतलब वो प्रोसेस में ही चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हमने वैक्सिंग एंड वेनिंग फेज की बात करते हैं ना कि वैक्सिंग फेज होता है, वेनिंग फेज होता है। तो ये जो शिफ्टिंग होती है मैग्नेटिक पोल्स की, वैक्सिंग फेज में बहुत स्लो शिफ्टिंग होती है। जब हमारा मैग्नेटिक लाइंस बहुत स्ट्रांग है तो ये जो शिफ्टिंग है वो बहुत धीरे होगी, जल्दी शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन जब ये वेनिंग फेज होगा, जब हमारी मैग्नेटिक लाइंस वीक होंगी, तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो जल्दी थोड़ा शिफ्ट होगा। तो अभी जो स्पीड अप हो गया है हमारे मैग्नेटिक एक्सिस का शिफ्टिंग, इसका मतलब यह है कि हमारा जो मैग्नेटिज्म अंदर में प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस वीक पड़ रहा है, धीरे धीरे वीक हो रहा है। माने देयर इज अ वीकनिंग ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, दैट्स व्हाई देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस। तो वीक हो जाना हमारे लिए एक खतरे की बात हो सकती है, दैट कैन क्रिएट अ मेजर कंसर्न फॉर अस, because you know now that how the earth's magnetism is significant to the existence of life on earth, and if such kind of magnetism gets weakened, the kind of problem there will be related to the existence of mankind, related to the communication, navigation, will be very much effective। मतलब जो भी सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं हर जगह हमें इफेक्ट पड़ने लगेगा वीकेन होने की वजह से। और ये वीकेन होना हम कैसे समझ रहे हैं, इस शिफ्टिंग की वजह से। यानी जो वैक्सिंग वेनिंग की फेज हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी अर्थ मैग्नेटिज्म में, वो रिप्रेजेंट होता है इस शिफ्टिंग को। इस शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिज्म जो है उसी वैक्सिंग वेनिंग फेज को रिप्रेजेंट करता है। ये शिफ्ट हो रहा है तेजी से, इसके मतलब कि वेनिंग फेज में जा रहा है अर्थ का मैग्नेटिज्म। तो अब ये कारण हमें ये समझ में आया, राइट। वेनिंग वैक्सिंग क्यों होता है, तो टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर डाउन, हीट इंक्रीजेज, हीट डिक्रीजेज, बेनहेम्स प्रिंसिपल हमसे आपने डिस्कस कर लिया मैंने आपसे। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखना है कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं अगर ये शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शिफ्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड वुड हैम्पर सर्वेइंग, कम्युनिकेशन टेक्निक्स एंड स्पेसक्राफ्ट। ये जो शिफ्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बाधित हो जाएगा, क्योंकि हम जो अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्थ पोल है यही मान के कर रहे हैं। अब ये नॉर्थ पोल बहुत जल्दी अगर शिफ्ट हो जाए काफी दूर, तो इससे हमारा पूरा कम्युनिकेशन टेक्निक्स, जितना स्पेसक्राफ्ट से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब कुछ हमारा क्या होगा, ये इंपैक्टेड हो जाएगा, राइट। दूसरा जो है लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल चेंजेस। अब ये हमारा लोकेशन जो है धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। अब लोकेशन के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीजें जो है अपना फिक्स करके रखते हैं। जैसे हमारे जो एयरपोर्ट्स पे देखते हो ना कि जो रनवे का जो नेमिंग होता है वो भी जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ही बेसिस पे हम करते हैं, ताकि हम जो स्पेसक्राफ्ट बोल रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट जो लैंड करेगा उससे हम कम्युनिकेट कर सकें। तो वो भी जब ये फास्ट शिफ्टिंग होने लगेगा तो हमें उसे भी चेंज करना होगा अकॉर्डिंगली, तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे ये जो वीकेंड हो रहा है इससे हो सकता है कल को वेदर पे भी कुछ इंपैक्ट आने लगे। कल को ये ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो बनते हैं इसमें भी चेंजेस होंगे। ये जो बर्ड्स यूज करते हैं, जो फिशेस यूज करते हैं मैग्नेटिक लाइंस को अपने माइग्रेटरी रूट को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी इंपैक्टेड हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस से। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता होना चाहिए। कॉज हमने डिस्कस कर दिया, ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की। अभी हम शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस।
अब पोलरिटी ही रिवर्स हो जाए, नॉर्थ का साउथ हो जाए, साउथ का नॉर्थ हो जाए, राइट। ऐसा बोलते हैं कि कम से कम 1 मिलियन साल में अर्थ की मैग्नेटिक जो फील्ड है वो रिवर्स करती है। अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि क्यों करती है, कैसे करती है, थोड़ा बहुत हम अंदाजा लगाते हैं, बट ये हमें ध्यान में रखना है कि 1 मिलियन साल पे ऑन एन एवरेज जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें रिवर्स मिलती है। मतलब कि हम जो रॉक्स की स्टडी करते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म के टेक्निक्स के थ्रू, तो हम देखते हैं कि जो 4 मिलियन साल पहले जो हमारी पोलरिटी उसमें दिखा रही है वो 5 मिलियन साल में दूसरी दिखा रही है, 6 मिलियन साल बने हुए रॉक्स में अलग दिखा रही है। तो इस तरह से हर में रिवर्स करता हुआ 1 by 1 अल्टरनेटली दिखा रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑन एन एवरेज 1 मिलियन साल में तो चेंज हो ही जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट नॉर्मल कंडीशंस। जो हमारा प्रेजेंट नॉर्मल कंडीशंस है वो पिछले 7 लाख सालों से नहीं चेंज हुआ है। मतलब अभी जो हमारा मैग्नेटिक पोलरिटी है, जो नॉर्मल पोलरिटी के फेज में है, वो पिछले 7 लाख साल से ऐसा ही है। हो सकता है कि आगे 1-2 लाख साल में बदल जाए, राइट। तो ये सारी चीजें जो है जियोमैग्नेटिक रिवर्सल्स के कंसेप्ट होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है जियोमैग्नेटिक रिवर्सल्स के। ये जियोमैग्नेटिक रिवर्सल को देख लो कि ये नॉर्मल है जो आज है, ये कल को रिवर्स हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ हो जाएगा, राइट। दिस इज जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। कॉजेस क्या मानते हैं हम जियोमैग्नेटिक रिवर्सल के? वैसे तो अभी क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन एक कॉज जो हम मानते हैं वो सन स्पॉट एक्टिविटी को मानते हैं। सन स्पॉट एक्टिविटी क्या होती है कि पीरियोडिकली 11 साल के पीरियड में ऐसा होता है सन के सरफेस पे, ये हमारा सन का सरफेस है, तो यहां वोल्केनिक इरप्शंस बहुत तेज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, वोल्केनिक इरप्शंस तेज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस सन के हैं वो काफी डेंस होने लगते हैं, मैग्नेटिक लाइंस बहुत डेंस होने लगते हैं। इससे मैग्नेटिक लाइंस डेंस होते हैं, इसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि सन इज अंडरगोइंग अ वैक्सिंग फेज ऑफ मैग्नेटिज्म। और हमारा अर्थ का भी अपना मैग्नेटिज्म है, अर्थ का भी अपना मैग्नेटिज्म है। ये हमारा अर्थ का भी मैग्नेटिज्म जो है अपने वैक्सिंग वैनिंग फेज में जाता है, कभी वैक्सिंग कभी वैनिंग। अब कभी ऐसा हुआ कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने वैनिंग फेज में हुई, और सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने वैक्सिंग फेज में हुआ, मतलब स्ट्रॉन्ग फेज में हुआ, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक फेज में हुई, तो अर्थ के मैग्नेटिक जो फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और सन के अकॉर्डिंग अर्थ जो है अपना मैग्नेटिक पोलरिटी अक्वायर कर लेगा। अब यह डिपेंड करता है कि सन की मैग्नेटिक पोलरिटी कैसी है। अगर अभी के अर्थ के मैग्नेटिक पोलरिटी से अपोजिट होगा सन का, तो अर्थ जो है सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और इस तरह से हमारे अर्थ की मैग्नेटिक पोलरिटी जो है चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये एक कारण बोलते हैं कि सन स्पॉट एक्टिविटी की वजह से हमारे मैग्नेटिक पोलरिटी जो है रिवर्स होते हैं। कैसे होते हैं? तो वैक्सिंग वैनिंग, ये वैक्सिंग में होगा सन का, अर्थ का वैनिंग में होगा, तो अर्थ का मैग्नेटिक लाइंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इससे जो है हमारा जो अर्थ है वो सन के अकॉर्डिंग अपने मैग्नेटिक पोलरिटी को अक्वायर कर लेगा। तो दिस इज द रीजन। दूसरा मानते हैं मेटियोरिक हिट, कि कभी कोई बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराता होगा तो उसकी वजह से भी हमारे जो मैग्नेटिक पोलरिटी होती है वो चेंज हो जाती होगी, ठीक। तो ये भी एक कारण मानते हैं। तीसरा हम ये भी मानते हैं कि अर्थ के जो प्रोसेस है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म पूरा डेवलप हो रहा है, वो प्रोसेस ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाता होगा, बहुत स्लो या बहुत फास्ट हो जाता होगा, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाती होगी, वो भी एक कारण मानते हैं। बट स्टिल वी आर नॉट 100% क्लियर अबाउट द रीजन ऑफ द जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, कि एक्चुअली में क्यों जियोमैग्नेटिक रिवर्सल होता है। इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, राइट। बट फिर भी हम अभी के लिए एक मेजर ग्रुप जो है इन सब रीजंस को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म। अब देखो, हमने जियोमैग्नेटिज्म के सो मेनी बारे में हम जान गए, अब धीरे धीरे आपको दिखेगा कि ये जो जियोमैग्नेटिज्म और उससे रिलेटेड जो ये पैलियोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है वो कैसे हमें हेल्प करता है आगे प्लेट टेक्टोनिक थियरी में हमें को इवॉल्व करने में। दे आर वेरी मच हेल्पफुल। मतलब ये जो पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज है, जो हम पुराने रॉक्स के मैग्नेटिक अलाइनमेंट को चेक करते हैं और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे चेंज होते रहे हैं, उससे जो है हमें काफी कुछ पता लग जाता है हमारे कॉन्टिनेंट्स के अलाइनमेंट चेंज करने में। आगे धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ये स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द रॉक्स को बोलते हैं। एक्चुअली ये नया है फील्ड जियोलॉजी में, जो जियोलॉजी और फिजिक्स को मिला के बनाया गया है।
मतलब हम करते क्या है कि ये रॉक है, रॉक्स हैं, इन रॉक्स के अंदर जो मैग्नेटिक ओर्स हैं उनके मैग्नेटिक अलाइनमेंट को हम चेक करते हैं, उनके मैग्नेटिक अलाइनमेंट को चेक करते हैं। नॉर्थ साउथ ऐसे है, अब फिर ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है। इनका एज हमें पता है कि ये 1 मिलियन साल पहले के हैं, ये 2 मिलियन साल पहले के हैं, ये 3 मिलियन साल पहले के हैं, ये 4 मिलियन साल पहले के हैं। तो इन रॉक्स को स्टडी करके इनके मैग्नेटिक लाइंस को हम पहचानने की कोशिश करते हैं और ये मानते हैं कि ये 1 मिलियन साल पहले बने हैं। इसके मतलब 1 मिलियन साल के पहले जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस होगी वो ऐसे होगी, 2 मिलियन साल पहले ऐसे होगी, 3 मिलियन साल पहले ऐसे होगी, 4 मिलियन साल पहले ऐसे होगी। तो कैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है इन द जियोलॉजिकल पास्ट, we concluded with the help of studying the magnetic alignment of magnetic ores in these rocks। तो इस तरह के स्टडी को हम पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, राइट। तो इस पैलियोमैग्नेटिज्म से हमें काफी कुछ पता चलता है कि अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस कैसे चेंज हुई है। और आगे हम देखेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होती है, 11-12 डिग्री ही आगे पीछे होती है, मगर इससे हमें कई बार पता लगा है कि ये जो है पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल की तरफ चेंज दिखा है। तो इतना बड़ा चेंज जो है हमारे मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, जियोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। तो इससे हमको लगता है कि एक्चुअली में ये पोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, हमारा कॉन्टिनेंट ही चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा चेंज दिख रहा है। तो धीरे धीरे आगे आप देखोगे कि ये पैलियोमैग्नेटिज्म जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को सपोर्ट करेगा। मतलब इस पैलियोमैग्नेटिज्म के थ्रू आगे पोलर वॉन्डरिंग थियरी एक आएगी। वो पोलर वॉन्डरिंग थियरी जो है इसी स्टडी के बेसिस पे होगी और वो पोलर वॉन्डरिंग थ्योरी बोलेगी कि ये जो पोल है वो पोल से इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो शिफ्टिंग है वो पूरे 90 डिग्री की हो रही है और हम समझेंगे कि ये 90 डिग्री की शिफ्टिंग तो हो नहीं सकती है, इसके मतलब कि कॉन्टिनेंट ही शिफ्ट हो रहा है। तो दैट विल बी द रीएडवेंशन ऑफ, रीइंस्टेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी विद द हेल्प ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म। तो अब हम इसकी बात करते हैं आगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। कॉन्सेप्ट ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म समझ गए कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है। अब पोलर वॉन्डरिंग थियरी की बात करते हैं। सन 1937 में एक अलेक्जेंडर ड्यूटोइट करके जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, राइट। इन्होंने पैसिफिक ओशन में रॉक्स को स्टडी किया। मतलब कौन सा स्टडी किया? पैलियोमैग्नेटिज्म वाली। मतलब कि पैसिफिक ओशन के हवाई से लेकर साइबेरिया तक के रॉक्स को इन्होंने स्टडी किया, सारे रॉक्स की। और स्टडी करने के बाद वो क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारे जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक के, वो जो है विथ टाइम चेंज होते रहे हैं और इनका चेंज कोई 11-12 डिग्री का चेंज नहीं हुआ है, जबकि ये पोल जहां अभी है प्रेजेंटली, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ ये गए हैं। मतलब जो शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस है वो 90 डिग्री तक हुई है, राइट। मतलब पहले पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल था वो ऐसे था और पहले एक टाइम में ऐसे भी था, कभी ऐसे भी रहा है और कभी ऐसे भी रहा है। और ये जो चेंज का जो मतलब पैटर्न है वो टाइम के साथ है। जैसे मान लो कि ये आज से 4 मिलियन साल पहले था, तो 5 मिलियन साल जो पहले होगा वो इससे थोड़ा सा और लेफ्ट होगा ऐसे। 6 मिलियन साल जो होगा वो और लेफ्ट में झुकेगा। 7 मिलियन साल बाद पहले वाला जो होगा पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। 8 वाला जो होगा अब इस साइड हो जाएगा। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैग्नेटिक एक्सिस रोटेट कर रहा है। तो इसको इन्होंने पोलर वॉन्डरिंग का नाम दे दिया। ये बोल रहे हैं कि जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, ज्योग्राफिकल नहीं। अभी हम जो भी नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं ना, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल तो अपना फिक्स है, वो तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से गुजरता है वो तो फिक्स है अपनी जगह पे। हम जो बात कर रहे हैं वो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, तो ये अलेक्जेंडर ड्यूटोइट के अकॉर्डिंग वो जो चेंज होता जा रहा है, और वो चेंज जो है, जो हम अभी जानते थे कि 11 डिग्री आगे पीछे होता है, इनके अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री तक चेंज हो जा रहा है। नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, वहां से चेंज होते होते इक्वेटर के अकॉर्डिंग आ जा रहा है। तो इन्होंने इसका नाम पोलर वॉन्डरिंग थियरी दे दिया। इनके अकॉर्डिंग पोल जो है अपने जगह पे, मैग्नेटिक पोल जो है वो फिक्स नहीं है, बल्कि रोटेट कर रहा है पूरे अर्थ में।
और ये रोटेशन जो है अप टू 90 डिग्री तक है, इक्वेटर तक चला जा रहा है, दोनों साइड इक्वेटर के नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जा रहा है मैग्नेट के। बट ये पॉसिबल नहीं था। ये पॉसिबल इसलिए नहीं था कि एक तो कि जियोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल में हम ये जान चुके थे कि जो शिफ्टिंग होती है वो शिफ्टिंग जो है 11-12 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो पूरी तरह से रिवर्स हो जाए और या तो 11-12 डिग्री का चेंज हो, उससे ज्यादा शिफ्टिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हमें क्या दिखा कि सेम एज ग्रुप का दो कॉन्टिनेंट, एक ये कॉन्टिनेंट ए है और ये कॉन्टिनेंट बी है, एक दूसरे से 5000 किलोमीटर दूर है। इस कॉन्टिनेंट पे आज से 5 मिलियन ईयर्स पहले जो अलाइनमेंट हमको मिला वो ऐसा मिला, नॉर्थ साउथ का, राइट, ऐसा अलाइनमेंट मिला, ये नॉर्थ और ये साउथ। और दूसरे कॉन्टिनेंट पे सेम टाइम में 5 मिलियन ईयर्स पहले ही, 5 मिलियन ईयर्स पहले ही ये जो अलाइनमेंट मिला वो हॉरिजॉन्टल मिला। तो ये क्या करता है, एक कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है इस पोलर वांडरिंग को। ये क्या बोलता है कि अगर पोल घूम रहा था एक जगह से दूसरी जगह, तो अर्थ पे हर जगह जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट एक टाइम में 5 मिलियन ईयर्स बैक सेम टाइप की होनी चाहिए सारे कॉन्टिनेंट्स पे। इस कॉन्टिनेंट्स पे अगर ये ऐसे है, इंक्लाइंड है, तो इस कॉन्टिनेंट पे भी ऐसे इंक्लाइंड होनी चाहिए थी। फिर ये यहां हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि टाइम तो सेम है 5 मिलियन ईयर्स बैक। अगर दैट टाइम हम ये मान ले कि अर्थ का पोल ही नॉर्थ साउथ ऐसे था, तो हियर ऑल्सो इट शुड बी लाइक नॉर्थ साउथ, हियर इट शुड नॉट बी लाइक हॉरिजॉन्टल। तो दैट क्रिएटेड द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द पोलर वांडरिंग थियरी। और इससे हमें क्या समझ में आएगा कि एक्चुअली दिस पोल इज नॉट वांडरिंग, आवर कॉन्टिनेंट्स आर वांडरिंग, and since different continents are wandering in different direction, so different kind of alignments we get at the same time in past। समझ में आ रही है बात को, क्रक्स को समझो। पोल वांडर कर रहा था, ये अलेक्जेंडर ड्यूटोइट ने बोला, लेकिन ये जो एनोमलीज हमें दिख गए कि सेम टाइम में अलग अलग अलाइनमेंट अलग अलग कॉन्टिनेंट पे, अगर पोल वांडरिंग करता और कॉन्टिनेंट एक जगह पे ही रहते तो ये अलाइनमेंट एक ही होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि पोल वांडरिंग कर ही नहीं रहा था, वांडरिंग कर रहे थे कॉन्टिनेंट्स। और कॉन्टिनेंट्स जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में वांडरिंग कर रहे थे, अलग अलग स्पीड से वांडरिंग कर रहे थे, इसलिए जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट बना वो अलग अलग बना। यानी जब ये रॉक्स बना था तब दोनों में सेम अलाइनमेंट हुई होगी, मगर इनके अपने खुद के रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट या ड्रिफ्टिंग की वजह से ये जो अलाइनमेंट हमें दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। तो दैट वाज द क्रक्स ऑफ द पोलर वांडरिंग थियरी, जिसको हम बोलते हैं कि पोलर वांडरिंग वाज अपेरेंट कंसेप्ट, द रियल कंसेप्ट वाज कॉन्टिनेंटल वांडरिंग। कॉन्टिनेंट वांडरिंग कर रही हैं, और यह बात हमें 1956 में आके पता चली। कीथ रॉनकॉन नाम के एक साइंटिस्ट ने इस बात को क्लियर किया कि यहां पे एक्चुअल में कॉन्टिनेंट ही ड्रिफ्ट कर रहा है, उसी की वजह से ये मैग्नेटिक अलाइनमेंट्स अलग अलग मिली। और इन्हीं के इस खोज से दुनिया को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के री इमर्जेंस का पता चला कि यार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो वैगनर आज से 30 साल पहले बोल के मर गया, वो कहीं ना कहीं सही हो सकती है। समझ में आ रही है बातें? तो दैट इज द पोलर वांडरिंग थियरी। पोलर वांडरिंग थियरी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो हमें बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वाज पोलर वांडरिंग थियरी एंड हाउ इट हेल्प्ड द रिवाइवल ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। एंड दिस पोलर वांडरिंग थियरी वाज बेस्ड ऑन पैलियोमैग्नेटिज्म, जो स्टडी ऑफ रॉक्स की हम बात कर रहे थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पोलर वांडरिंग थियरी। कोई दिक्कत? नाउ कमिंग टू द, अब देखो ये तो एक हमारा नॉलेज का, अब ये लाइन से अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आया, उसके बाद फिर हमारा जियोमैग्नेटिज्म के बारे में नॉलेज बहुत आ गया, पैलियोमैग्नेटिज्म आ गया, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल को हम देखने लगे कि रिवर्स कर रहा है पोलरिटी को। इन सब के बाद पोलर वांडरिंग थियरी आ गई, पोलर वांडरिंग थियरी के बाद कॉन्टिनेंटल वांडरिंग आ गई कि पोल नहीं कॉन्टिनेंट वांडर कर रहा है। धीरे धीरे देख रहे हो तो हम लोग का नॉलेज जो है ना ब्रॉडन हो रहा है, धीरे धीरे हम जो है चीजों को खड़ोद रहे हैं, खोद रहे हैं, तो हमें नई नई चीजें पता चल रही हैं। अब उसी बीच में 1950 से 1960 के बीच में
बहुत सारे कंट्रीज में मैरीन एक्सपेडिशन शुरू हो गए। मैरीन एक्सपेडिशंस का मतलब कि समुद्र के अंदर की खोज हमने शुरू कर दिया कि ये जो समुद्र है वो पानी ऊपर है, अगर इस पानी को हम निकाल दें तो अंदर कैसा दिख रहा है। पहले हमें यह लगता था कि ये पानी ऐसे है और समुद्र नीचे है, एकदम बिल्कुल फ्लैट है, कुछ नहीं है इस पे, बिल्कुल फ्लैट है। ये हमें लग रहा था कि एक गड्ढा सा है, फ्लैट सा, ऊपर में पानी भरा हुआ है। लेकिन जो मैरीन एक्सपेडिशंस हुए, जो डिटेल में पहले भी हुए थे, तो उससे पता चला कि हमारा समुद्र जो है फ्लैट नहीं है। जैसे हमारे लैंड पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स बने हुए हैं, इतने सारे कॉम्प्लेक्स फीचर्स बने हुए हैं, इन द सेम वे द ओशन फ्लोर also have very complex features. The ocean bottom also have very complex configuration. अब इस पिक्चर को देखो, ये जो है पानी में जैसे शुरू करते हैं तो शुरू में एकदम फ्लैट सा सरफेस आता है, जेंटल स्लोपिंग, बिल्कुल जेंटल स्लोपिंग आता है। फिर उसके बाद अचानक से स्लोप गिरता है नीचे, गड्ढा, ये अचानक से गिरता है और उसके बाद फिर से आ जाता है हमारा फ्लैट। उसके बाद फिर से हमको एक माउंटेन की तरह दिखता है, फिर हमारा आ जाता है फ्लैट, बीच में बहुत गड्ढा नीचे चला जाता है और फिर से ऐसे ही हमको दिखता है जिधर जैसे ऐसे दिखा था। तो इससे हमें पता चला कि शुरू का जो जेंटल स्लोपिंग सरफेस है इसको हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोल दिया। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। वैसे ओशिनोग्राफी में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप के बारे में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पे खत्म हो रहा है वहां से अचानक से जो स्टिप स्लोप हमें दिख रहा है अंदर जाते हुए, इसको हमने बोल दिया है कॉन्टिनेंटल स्लोप। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद हमारा बिल्कुल फ्लैट सरफेस आता है जिसको हम बोल देते हैं एबाइसल प्लेन, इसको हम अबाइसल प्लेन बोलते हैं। और इस अबाइसल प्लेन पे बहुत सारे माउंटेन्स बने हुए हैं जिनको हम मिड ओशनिक माउंट्स बोलते हैं, सी माउंट, सी हिल्स, जियोट्स, नॉल्स, ये सब बहुत सारे फीचर्स इस पे बने हुए हैं जिसको हम नाम दिए हैं। इनके बारे में हमें अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इनको हम ओशनोग्राफी में डिस्कस करेंगे। हमारा जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन और जो हमें पता चला, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आगे तक रहा, ये इस रीजन का रहा, ये वाला रीजन जिसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रीज। ये जो मिड ओशियानिक रीज है इसके बारे में हमें पता चला मैरीन एक्सपेडिशन में। हमें क्या पता चला कि समुद्र के बीचों बीच लंबा सा एक पहाड़ बना हुआ है, एक पहाड़ है एकदम समुद्र के बीच में। वो पहाड़ जो है इसके बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया कि ये क्यों बना है, क्या हो रहा है इसमें। इस माउंटेन रेंज जो समुद्र के बीचों बीच तल पे है, जिसको हम आज मिड ओशियानिक रिज बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम करना स्टार्ट किए। इसके जियोलॉजी के बारे में स्टडी किए, इसके फीचर्स के बारे में स्टडी किए, इसके जो रॉक्स है इनके बारे में स्टडी किए। हम अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही शिप पे से हम जो है अपना कुछ मैकेनिज्म्स अंदर डाल के और चेक करते थे, राइट। एकॉस्टिक मेथड भी होता है, साउंड भेज के लेना कि किसकी हाइट कितनी होती है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, उतने डिटेल में नहीं जाना है। यहां से हम चेक करते गए। चेक करते करते हमें 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली। सबसे पहला चीज हमें क्या पता चला कि ये जो माउंटेन है यहां पे रिज, ये माउंटेन ऐसे कोनिकल नहीं है। ये माउंटेन जो है एक रिफ्ट वैली यहां पे बना हुआ है, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रही है? कलर चेंज करते हैं, ज्यादा समझ में आएगी। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये जो माउंटेन्स हैं हमारे यहां पे वो ऐसे हैं, राइट। मतलब कि ये जो माउंटेन राइज कर रहा है, बीच में एक रिफ्ट वैली बनी हुई है, ये रिफ्ट वैली बनी हुई है। ये माउंटेन ऐसे नहीं है, ठीक। तो लोगों को लगा कि ये रिफ्ट वैली क्यों बनी हुई है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस रिफ्ट वैली, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो बाद में हमने कंक्लूड किया कि इस जहां ये माउंटेन बन रहा है उसके नीचे कोई ना कोई टेंशनल फोर्स लग रहा होगा, और इस टेंशनल फोर्स की वजह से ये टेंशनल टीयरिंग हो गया। ये माउंटेन जो है बीच में से ये टेंशनल फोर्स की वजह से चीर रहा है इस माउंटेन को, और इसकी वजह से ये सेंट्रल रिफ्ट वैली बन गया। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल रिफ्ट वैली। तो ये जो रिज का हमने स्टडी किया उससे हमें पता चला कि देयर इज ए टेंशनल टीयरिंग बिलो दिस रिज। दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि यहां हमें थर्मोमीटर या कोई सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग जो सिस्टम होता है उसको हमने यूज किया,
तो हमें पता चला कि यहां जो हीट है वो अपने अगल बगल वाले रीजन से बहुत ज्यादा हाई है। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग जनरेशन ऑफ मैग्मा, देयर इज समथिंग इरप्शन ऑफ मैग्मा बिलो दिस माउंटेन्स। तो हमें पता चला कि ये टेंशनल जो टीयर हो रहा है और इसके नीचे से मैग्मा निकल रहा है और ये मैग्मा ही इस पहाड़ को बनाए जा रहा है। समझ में आ रही बात है? तो इस चीज को हमने कनेक्ट कर दिया कन्वेक्शनल करंट थियरी से। कन्वेक्शनल करंट थियरी क्या बोलता है कि जहां जहां वो मैग्मा अपवेलिंग होता है और वहां वो फैलता है तो वहां एक तरह का टेंशनल टीयर लगता है। तो वो टेंशनल ये जो फोर्स है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द मेंटल कन्वेक्शन दैट वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन द कन्वेक्शनल करंट थियरी। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस टेंशनल फोर्स, दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन इज देयर, इस टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये एक स्टडी हम कर लिए। दूसरी स्टडी हमने क्या की इसके बारे में कि जैसे भी इस माउंटेन से जैसे ही हम दूर जा रहे हैं तो जो एज ऑफ रॉक्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि इस माउंटेन के जस्ट अगल बगल में जो रॉक्स हैं बिल्कुल तुरंत के बने हुए हैं और जो इससे दूर हम जा रहे हैं तो जो एज ऑफ रॉक्स है, जो रॉक्स के फॉर्मेशन का जो टाइमिंग है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे यहां पे रॉक्स अगर 1 मिलियन साल पहले बना है तो यहां पे 2 मिलियन साल पहले बना हुआ है, यहां पे 3 मिलियन ईयर्स पहले बना हुआ है। और ये दोनों साइड में हो रहा है, ये दोनों साइड में हो रहा है, ये दोनों साइड में हो रहा है, राइट। एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द रिज, पहली चीज लगी। फिर हमें लगा कि जो थिकनेस ऑफ रॉक है, जो क्रस्ट है, ओसनिक क्रस्ट जो है, इसकी जो थिकनेस है ये भी जो है घटती चली जा रही है। यहां पे बहुत ज्यादा थिक है और इससे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो इसकी थिकनेस जो है घटती चली जा रही है। थिकनेस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो ये हमें पता चला। इन सब से हमें उसके बाद ये पता चला कि जो इसके पास वाले जो क्रस्ट हैं इसके ऊपर सेडिमेंट्स नहीं है, सेडिमेंट्स नहीं है। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो धीरे धीरे इसके ऊपर जो है वेदर्ड सेडिमेंट्स मिल रहे हैं हमें। तो सेडिमेंट्स हो सकता है वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये तुरंत का बना हुआ है, अभी से यहां पे वेदरिंग नहीं हुई है जिसकी वजह से सेडिमेंट्स नहीं कलेक्ट हुए हैं। जो बाद का बना हुआ है उसके ऊपर वेदरिंग की वजह से सेडिमेंट्स भी दिख रहे हैं। तो इससे हमें यह पता चला कि इस रिज के पास जो है ऐसा लग रहा है जैसे क्रस्ट बन रहा है और ये क्रस्ट धीरे 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 साइड में जो पुराने वाले क्रस्ट हैं इनको ये धकेलते जा रहे हैं और नए क्रस्ट यहां पे बनते जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यहां पे क्रस्ट ही ओशन का बन रहा है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक क्रस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग मैग्मा, बिकॉज ऑफ द लेटरल स्प्रेड ऑफ दिस मैग्मा, एंड दिस फॉर्मेशन इज कॉजिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर रॉक्स। जो पहले के बने होते हैं उनको ये डिस्प्लेस करता हुआ जा रहा है और यही कारण है कि पुराने वाले लास्ट में मिल रहे हैं और जैसे जैसे आप रिज की तरफ जा रहे हो नए रॉक्स मिल रहे हैं। तो यहां लग रहा है कि जो ओशन फ्लोर है, सी फ्लोर है, वही स्प्रेड कर रहा है। दिस इज मीन्स दैट देयर इज ए स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर। और इसी थिंकिंग, इसी नॉलेज पे आगे चल के 1960 में हैरी हेस नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी दे दी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी कहां से आई? तो इस मैरीन जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है हमारे, इन मैरीन जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के थ्रू हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक पहुंच पाए। ये मैरीन जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें जो जो चीजें मिली इसके बेसिस पे एक जियोलॉजिस्ट ने एक पूरी थियरी दे डाली जिसे हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। तो एक बार आप इसको ना थोड़ा सा पिक्चर के साथ ये सब चीजों को देख लो, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है इविडेंसेस हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी के। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी जो हैरी हेस ने दिया है वो इन्हीं के बेसिस पे दिया है। तो ये सब क्या है एक बार आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। क्या क्या हमें पता चली? प्रेजेंस ऑफ मैसिव रिज लाइक फॉर्मेशन, मैसिव रिज लाइक फॉर्मेशन हुई है मिड ऑफ ओशन फ्लोर में, ये हमें पता चला। फॉर्मेशन ऑफ ए सेंट्रल रिफ्ट वैली, जो रिफ्ट वैली की हमने बात करी थी, और ये रिफ्ट वैली क्या इंडिकेट करता है कि एक टेंशनल टीयरिंग है रिज के नीचे, टेंशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये जो माउंटेन ऐसे होना चाहिए ये माउंटेन ऐसे बीच में गड्ढा बन जा रहा है माउंटेन के, तो वो सेंट्रल रिफ्ट वैली हो गई। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी, हम जो थर्मल इमेजिंग का यूज करके रिज के ऊपर हमने जो हीट नापा तो वो बहुत हाई थी इन कंपैरिजन टू साइड। तो हमें यह पता चला कि इसके नीचे
कोई मेंटल प्लूम जो है, मेंटल कन्वेक्शन लग रहा है, हो रहा है, मैग्मा का इरप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा हीट दिखाई दे रही है। एज ऑफ रॉक जो है क्रस्ट का, वो नया है रिज के पास, और जैसे जैसे रिज से दूर जा रहा है पुराना होता जा रहा है। इवन द थिकनेस ऑफ क्रस्ट है वो ग्रेटर है रिज के पास में। रिज से हम जैसे दूर जा रहे हैं दोनों साइड में, तो थिकनेस घटता चला जा रहा है। सेडिमेंट्री डिपोजिट्स जो है वो रिज के पास नियरली एब्सेंट है, क्योंकि जो कोई भी नया रॉक बनता है तो वहां सेडिमेंट्री डिपोजिट नहीं होता है, क्योंकि अभी वेदरिंग हुई नहीं है, टाइम नहीं मिला है वेदरिंग का। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं हल्की फुल्की सेडिमेंट्री डिपोजिट्स बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि रिज के पास सी फ्लोर बन रहा है, और रिज से दूर सी फ्लोर जो है वो धीरे धीरे फैल रहा है। अब इस पिक्चर को देखोगे आपको समझ में आएगा। ये वाले पिक्चर को देखो, ये मिड अटलांटिक रिज है, यहां पे बन रहा है मैग्मा, इधर से मैग्मा का इरप्शन हो रहा है, और बनने की वजह से जो फ्लोर बन रहा है ओशन का, ये फ्लोर धीरे 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 साइड बाय साइड चलता हुआ चला जा रहा है, राइट। इसके मतलब कि इस रिज के पास ही ओशन का फ्लोर बन रहा है। ओशन का जो क्रस्ट है वो यहीं पे बन रहा है, और उससे जो है आगे आगे जाते 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 फैलता हुआ चला जा रहा है। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और इसी बैकग्राउंड के बेसिस पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने, हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग दे दिया। और इसके आगे मैं एक और सबूत मैं आपको बताऊंगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग को, जो पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली वो प्रूफ कर दे रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। वो हो रहा है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। तो इसकी बात हम अभी सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ने के बाद लास्ट में हम करेंगे कि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स क्या है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी हैरी हेस ने क्या दिया है ये आप देख लो। कुछ अलग इसने नहीं बोला है, वही जो जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमने देखे हैं, जो हमने सब कुछ देखे हैं कि एज ऑफ रॉक्स जो है बढ़ता चला जा रहा है, उसी को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपना एक थियरी हैरी हेस ने 1960 में दे दिया। हैरी हैस प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, वहां पे नया सी फ्लोर बन रहा है, नया बेसाल्टिक क्रस्ट बन रहा है, ओसनिक क्रस्ट बन रहा है, और वो पुराना वाला है वो साइड बाय साइड चलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। When oceanic plate diverges, tensional stress causes fractures to occur in the lithosphere। अब ये वाले जो लाइंस हैं ये आपको ज्यादा समझ में आएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ लोगे, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के आने के बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, पोलर वॉन्डरिंग थ्योरी को, जियोमैग्नेटिज्म थ्योरी को, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को, सबको मिला के और एक जो सुपर थ्योरी बनेगी वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनेगी। तो ये वाला जो लाइन है कि ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये अभी आप नहीं पढ़े हो, क्योंकि अभी आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग यही कहना चाह रहा है कि नीचे से मैग्मा निकल रहा है, और उस मैग्मा निकलने की वजह से ओशनिक क्रस्ट यहां बन रहा है। ओशनिक क्रस्ट बन रहा है, और वो ओशनिक क्रस्ट धीरे धीरे साइड बाय साइड फैलता हुआ चला जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है, और इस रिज के पास विथ टाइम नए क्रस्ट बनते जा रहे हैं। एंड दिस इज द स्प्रेड ऑफ सी फ्लोर, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द थ्योरी इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। एक चीज और प्रूफ हो रही है कि ये जो रिज है इसके नीचे एक टेंशनल टियर है। इसके मतलब कि कोई दो प्लेट लग रहा है कि एक दूसरे से दूर जा रहा है, और इस टियरिंग की वजह से ये सेंट्रल रिफ्ट वैली बन जा रहा है। और एक सेंट्रल रिफ्ट वैली जो है ये इंडिकेट करता है कि नीचे टेंशनल टियर्स है, और यहां पे मैग्मा जो है पूरी तरह से निकल रहा है मैसिवली, जिसकी वजह से यहां पे रिज बन रहा है, और यही मैग्मा जो है स्प्रेड होके ये ओशन का फ्लोर भी बना रहा है। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओल्डर रॉक्स स्प्रेड अवे फ्रॉम द स्प्रेडिंग जोन। स्प्रेडिंग जोन मतलब ये वाला रीजन जहां से कि सब कुछ स्प्रेडिंग हो रहा है सी फ्लोर का। समझ में आ रही है? अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है, जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्रस्ट है जो इधर जा रहा है, ये धीरे धीरे आगे जाके इधर के किसी और प्लेट के नीचे जाके और वो मेल्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो नया क्रस्ट बन रहा है, ये क्रस्ट धीरे 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 जाएगा आगे, और आगे जाके किसी और प्लेट के नीचे दब के और मेल्ट होके वही मैग्मा जो है फिर यहां आके और निकलेगा, और एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बन जाएगा। तो ये हम डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ एक बार देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, राइट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी मतलब कि सी का फ्लोर बन रहा है नया रिज के पास, और वो धीरे धीरे रिज से दूर चला जाता है और नया फ्लोर बनता चला जाता है रिज के पास, और ऐसे पूरे सी का फ्लोर जो है धीरे धीरे बन रहा है। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, इसके जो क्रस्ट हैं
वो कहीं भी 100 मिलियन साल से पुराने रॉक्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि इस अटलांटिक क्रस्ट का आप अटलांटिक ओशन के बॉटम का कहीं का भी रॉक को आप निकाल के उसके एज को पता करो तो नो वेयर इट इज ओल्डर देन 100 मिलियन। तो इसका मतलब यह होता है कि 100 मिलियन साल पहले शायद अटलांटिक ओशन था ही नहीं। अब याद करो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी ने क्या बोला था कि 100 मिलियन साल पहले वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट शुरू हुआ कॉन्टिनेंट्स का वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट जो था वो 100 मिलियन साल पहले पूरा हुआ और उनके वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट से एक नया ओशन बना और वही ओशन अटलांटिक ओशन है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप करेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से। अब ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी है वो धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के थिंकिंग को ये प्रूव कर रही है अपने आप में। ये जो हमारी जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है कि ये पूरे फ्लोर पे कहीं भी 100 मिलियन साल से पुराना रॉक नहीं है, दिस इंडिकेट्स दैट द आइडियाज गिवन बाय द अल्फ्रेड वेगनर 40 years बैक वाज समवेयर ट्रू, नॉट इन फुल एक्सटेंट, लेकिन वो बहुत हद तक सही थे। भले ही जो फोर्सेस उसने बताया, जो कारण बताया वो गलत होगा, बट जो बेसिक आइडिया था वो कुछ ऐसा ही था। तो धीरे धीरे ये जो सी फ्लोट स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो फिर से री इमर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करती है, राइट। अब जो लास्ट में एक और हमें एविडेंस मिल गया, जो सी फ्लोट स्प्रेडिंग को जो लोग बोलते थे कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है, इसको मुंह बंद करने के लिए ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी हमें ब्रेक थ्रू मिल गई अपने जियोलॉजी में, और वो ब्रेक थ्रू कहलाती है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स क्या होती है ये देखना। तब तक हम ये जान चुके थे कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन साल पे जो अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है, जो अर्थ की मैग्नेटिक पोलरिटी होती है, वो चेंज होती है। ये हमें तब तक पता चल चुका था। अब कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ जियोलॉजिस्ट ने हमारे अटलांटिक ओशन के नीचे सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स को जगह जगह फिट किया, जगह जगह सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स को फिट किया। और वो मैग्नेटोमीटर्स का क्या काम था कि हर जगह का जो रॉक है उसके अलाइनमेंट को चेक करना, कि उसके रॉक के अंदर, जैसे सपोज ये एक रॉक हुआ, एक रॉक ब्लॉक ये बना हुआ है, एक ये व्हाइट वाला बना हुआ है, एक फिर येलो वाला बना हुआ है, फिर व्हाइट वाला बना हुआ है, फिर येलो वाला बना हुआ है। ये जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट टाइम के बने हुए हैं। ये सारे जो है डिफरेंट टाइम के बने हुए हैं ये रॉक्स। इन सब पे उसने एक मैग्नेटोमीटर रख के और चेक किया इनकी मैग्नेटिक अलाइनमेंट को, इनके रॉक्स के मैग्नेटिक अलाइनमेंट को, प्रेजेंट अलाइनमेंट को नहीं। इनको जब चेक किया तो पता चला कि रिज के पास वाले, जो सबसे पास वाले रॉक्स हैं, उनकी मैग्नेटिक पोलरिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसे प्रेजेंट में हमारी अर्थ की मैग्नेटिक पोलरिटी है। मतलब इसके पास जो मैग्नेटिक पोलरिटी है इन रॉक्स में, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी प्रेजेंट मैग्नेटिक पोलरिटी है। इसका मतलब कि ये तुरंत के बने हुए हैं, रिसेंटली ये बने हुए हैं, ठीक, यहां पे जो बने हुए हैं। इसके बाद आपने यहां पे जब उसने रखा तो उसको दिखा कि इसकी जो मैग्नेटिक पोलरिटी है वो इसके मैग्नेटिक पोलरिटी की उल्टा है। मतलब ये नॉर्थ साउथ हो गया तो ये साउथ नॉर्थ दिखा रहा है। और ये जो है 1 मिलियन साल, 1 मिलियन साल पुराने हैं ये वाले रॉक्स, ये वाला जो पार्ट है। उसी तरह से इधर साइड में भी गया तो जहां 1 मिलियन साल पुराने जो रॉक्स मिले वो उतने ही डिस्टेंस पे मिले इधर जाने पे और इधर जाने पे, सेम डिस्टेंस पे उसको सेम टाइम के रॉक मिले। और इस रॉक की भी पोलरिटी अगर इसने देखा तो उसका भी बिल्कुल वैसा ही है, साउथ नॉर्थ, माने अपोजिट टू प्रेजेंट। और आगे जाता है जहां 2 मिलियन साल पुराने रॉक्स मिले दोनों साइड में, 2 मिलियन साल पुराने रॉक्स मिले, इनकी मैग्नेटिक पोलरिटी अगर चेक किया तो फिर से ये चेंज हो गया, फिर से ये नॉर्थ साउथ हो गया, रिवर्स हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। फिर आगे जाता है 3 मिलियन साल पुराने रॉक्स को, 3 मिलियन साल पुराने रॉक्स को ये चेक करता है तो फिर से ये रिवर्स होके नॉर्थ साउथ से साउथ नॉर्थ हो जाता है। तो ये क्या दिखता है कि इस रिज के दोनों तरफ स्ट्रिप्स बने हुए हैं, जो नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक पोलरिटी वो चेंज होते जा रहे हैं, इधर भी और इधर भी। और दोनों साइड से सेम डिस्टेंस पे जाने पे ऐसे रॉक्स मिल रहे हैं जो सेम टाइम के फॉर्मेशन है और सेम मैग्नेटिक पोलरिटी है। जैसे इस रिज के हम इतनी दूर जा रहे हैं, सपोज 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो हमें दिख रहा है कि इसकी जो पोलरिटी है बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारी पोलरिटी है।
और इसकी रॉक जो बने हैं वो पिछले 5-6 लाख सालों में बने हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये पिछले 5-6 लाख सालों में बने हुए हैं, इसलिए इनकी पोलैरिटी अभी जैसी है। इससे हम और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आगे जा रहे हैं दोनों साइड, तो हमें ऐसे रॉक्स मिल रहे हैं जो 1 मिलियन से ज्यादा साल या 1 मिलियन साल पुराने हैं, और इनकी जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है वो रिवर्स्ड है। जो नॉर्थ साउथ अभी है उसके अपोजिट साउथ नॉर्थ है। फिर हम 100-200 किलोमीटर आगे जाते हैं तो फिर से हमें एक ऐसा रीजन मिलता है जो 2 मिलियन साल पहले बना है और उसकी पोलैरिटी इसके फिर अपोजिट है, मतलब अभी के जैसी है। मतलब कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं दोनों साइड में, जितनी डिस्टेंस पे जा रहे हैं वो इक्वल टाइम के रॉक्स मिल रहे हैं और इक्वल पोलैरिटी के रॉक्स मिल रहे हैं, तो दोनों साइड बिल्कुल कांस्टेंट स्ट्रिप्स मिल रहे हैं। तो दिस शोज दैट कि जो रॉक आज यहां है 2 मिलियन साल पहले यहां था, जो रॉक आज यहां है वो 3 मिलियन साल पहले यहां था। मतलब कि सारे रॉक्स यहीं से बन के और आगे बढ़ते 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 चले गए हैं। तो इज इट प्रूविंग द सी फ्लोर स्प्रेडिंग और नॉट? यस। दिस जियोमैग्नेटिक रिवर्सल स्ट्रिप्स, जो ये जियोमैग्नेटिक रिवर्सल स्ट्रिप्स जो देखे गए हैं अटलांटिक के फ्लोर पे, ये प्रूव करते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हैरी हेस ने दी है वो बिल्कुल सही है। और अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग सही है तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी है वो भी कुछ हद तक सही है। तो इस तरह से हमारी पूरी बैकग्राउंड कहानी तैयार होती है, और इन सारे थियरीज को, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी हुई, कन्वेक्शनल करंट थियरी हुई, जियोमैग्नेटिक थियरीज हुई, जितने हमारे पैलियोमैग्नेटिज्म हुए, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल हुई, पोलर वांडरिंग थियरी हुई, कॉन्टिनेंटल वांडरिंग थियरी हुई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी हुई, सबके व्यूज को मिला के और हम एक सुपर थियरी बनाते हैं, इनकम्पासिंग थियरी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी। तो अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी खुद में कोई इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं है, पहली चीज याद रखिएगा। इसीलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अगर कोई पूछे कि बताओ किसने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को किसने बनाया है, किसने ये थ्योरी दी है, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर दी है। हैरी हेस ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया है। तो इसी तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज एन अम्ब्रेला थ्योरी, इज एन इनकम्पासिंग थ्योरी दैट इनकम्पास्ड द ऑल प्रीवियस थ्योरीज इनटू वन सुपर थ्योरी, और ये ज्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक वे में इसको कंपाइल किया गया है। मतलब दिस इज कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस थ्योरीज, दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट थ्योरी, दिस इज नॉट एन development of altogether different and independent theory. It is just the compilation of the views of previous theories into one comprehensive and more scientific, more arranged manner. So this is the plate tectonic theory, जो हम कल नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज आप जियोमैग्नेटिज्म और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सब आप समझ गए, और साथ साथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को भी समझ गए। अब इसके बाद और कल के क्लास में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कर ली थी और कन्वेक्शनल करंट थियरी कर ली थी। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थियरी की, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।